नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च फर्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं पिछले एपिसोड के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। पिछले एपिसोड में मैंने आपको स्त्री या पुरुष में प्रजनन करने की जो क्षमता है उसके नियम को बताया था कि स्त्री या पुरुष में प्रजनन करने की क्षमता है कि नहीं। आज हम उस नियम को कैसे देखते हैं उदाहरण के तौर पे यह एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और बता रहा हूं कि कैसे हम जो है किसी की कुंडली में हम कैसे इस क्षमता को देखने के लिए बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट निकालते हैं। आइए देखते हैं। यह जो है पहली जो कुंडली है और उसका नीचे जो है नमाज कुंडली है, यह पुरुष की कुंडली है। इस पुरुष का जन्म 26/9/1979 में हुआ है और 18:45 शाम को जो है इसका जन्म है और बागपत के ये में इनका जन्म हुआ है, प्लेस है। इसी प्रकार जो स्त्री है, स्त्री की लग्न कुंडली है। इस स्त्री का और उसके नीचे जो नमाज कुंडली है, इस स्त्री का जन्म 25/10/1978 और शाम के 16 बजे और दिल्ली में हुआ है। ये दोनों पति पत्नी हैं। इन दोनों का ही हम जो है बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट की चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। हमने बीज स्फुट निकाला है, ठीक है। तो हमने बताया कि बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट के लिए पिछले एपिसोड में कि सूर्य के, शुक्र के, गुरु के, चंद्रमा के और मंगल के इनके जो है भोगांश आपको पता होना चाहिए। तो हमने ये लग्न कुंडली इनसे बनाया है और जो भी ग्रह हैं इनके आगे हमने अंशों में इनको दिखा दिया है कितने अंश के वह उस भाव में उपस्थित हैं। इसी रंग से, ठीक है, इसी रंग से स्त्री की कुंडली में हमने जो है ग्रह के अंशों को दिया हुआ है। अब देखते हैं कि सूर्य बीज स्फुट में, जैसा हम अपनी पहली पिछली स्फुट में बता चुके हैं कि पुरुष की कुंडली में सूर्य, शुक्र और गुरु के भोगांशों को जोड़ते हैं और फिर हम उसको बीज को जो है लग्न कुंडली में दर्शाते हैं। इसी रंग से क्षेत्र स्फुट में चंद्रमा, मंगल, गुरु के भोगांशों को जोड़ के, ठीक है, लग्न कुंडली में दर्शाते हैं। अब देखते हैं बीज स्फुट में सूर्य हमारा जो है पुरुष की लग्न कुंडली में देखिए 9 अंश का है। तो अब 9 अंश का है और ये किस किस राशि में है? ये 6 नंबर की राशि में है, कन्या राशि में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक सूर्य कन्या राशि तक में कितने भोगांश भोग चुका है, कितने अंश वह भोग चुका है। तो सबसे पहले मेष राशि से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। मेष में 30, चूंकि हम जानते हैं कि एक भाव 30 अंश का होता है, तो 30, 30, 60, 30, 90, 120 और 150, 30, 150। तो यहाँ तक 150 हो गया और इस 6 नंबर की राशि में, कन्या राशि में 9 अंश भोग चुका है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा क्या है 159, 150 यहाँ तक और 9 यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अब शुक्र देखिए, शुक्र कुंडली में जो है उपस्थित है, वो कहाँ? वो इसी भाव में उपस्थित है। तो इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 15, 150 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 150 में अगर हम 17 जोड़ेंगे 167 हो जाएगा, 167 हो गया। अब गुरु का देखें, गुरु चूंकि वह 5 नंबर की राशि में और 5 अंश भोग कर चुका है, उसका भोगांश है, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 120 और 5, 120 और 5, 125 हुए। इनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इनको हम ऐड कर लेते हैं 451। इनका जो है समेशन होगा, सम होगा। देखिए 9, 1, 10, 16, 5, 21, 5 और 2, ठीक है, 6, 5, 11, 13, 14 और 15, ठीक, और इतना। अब इसमें जो भोगांश आएगा, हमने कहा अगर 360 अंश से ज्यादा है तो 360 अंश इसमें हम घटा देंगे तो हमारा आएगा 91। जो 91 आया है। अब देखते हैं 91। अब देखते हैं बीज का आएगा। देखिए 30 अंश अगर देखते हैं मेष से ही 30 अंश ये 30, 60, ठीक है, 3, 3, 6, 3, 3, 90 अंश यहाँ तक हो गया और 90 अंश के बाद जो है एक अंश बचा हुआ है। इसका मतलब एक बीज जो है यहाँ पे आएगा 4 नंबर की राशि में, एक अंश का बीज होगा और 4 नंबर की राशि में आया है। इसी प्रकार, ठीक है, अब हमने देखा कि यह जो है लग्न कुंडली में 4 नंबर सम राशि में आया, जबकि आपके नियम की बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं अब यह नमाज कुंडली में कहां पर आएगा। नमाज कुंडली में जो है हम आपको बता दें कि 4, 8, 12
जब 4, 8, 12 में जो है कोई नौमास स्टार्ट होता है तो जनरली वह 4 नंबर की राशि से स्टार्ट होता है, अर्थात 4 नंबर में हमने देखा एक अंश का ही है। ठीक है, इसका मतलब है 4 नंबर से जैसे नौमास स्टार्ट होगा वह 4 नंबर राशि में ही रिपीट कर जाएगा। नौमास कुंडली में जो है यह जो है 4 नंबर की, ठीक है, राशि में ही जो है उपस्थित होगा। यह 4 नंबर की राशि में नौमास में आएगा। तो ये ठीक है, तो बीज आपका जो है नौमास में भी जो है सम राशि में आया। ठीक, अब यहाँ पे हो सकता है कुछ दर्शक ना जानते हो कि कैसे हम लग्न कुंडली में जो उपस्थित ग्रह हैं उनको नौमांश में कैसे स्थापित करते हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं। जैसे जैसे लग्न कुंडली में बीज एक अंश का है तो हमने नौमांश में 4 नंबर में रखा, कैसे रखता है इसका प्रॉपर तरीका होता है। अब वही तरीका हमारे मन में चलता है, हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने कैलकुलेट करके यहाँ कर लिया है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसी बात को बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी कुछ दर्शकों को ना समझ में आए। तो यहाँ पे हुआ, तो अब देखिए पुरुष की कुंडली के अनुसार जो हमने आपको नियम बताए थे, उस नियम के अनुसार क्या बताया, मैंने बताया कि जो है पुरुष की कुंडली में विषम राशि में बीज आना चाहिए और वह किसी ग्रह से, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। वह मारक भाव की राशि में नहीं आना चाहिए और वह राहु के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ देखा कि 4 नंबर की राशि में जो है ये आ रहा है, तो 4 नंबर की राशि में अगर यहाँ पे ये आ रहा है तो यह पहली बात तो यह जो है लग्न कुंडली में देखिए मंगल के साथ है, अतः यह जो है बीज हमारा पीड़ित है और यह विषम राशि में आना चाहिए, लेकिन यह सम राशि में आ रहा है और सम राशि में नवांश में आ रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पुरुष जातक में प्रजनन क्षमता में जो है उनमें कमी देखी जा सकती है। इनको डॉक्टरी सलाह या डॉक्टरी चिकित्सक के पास जाना चाहिए। वह कारणों को समझ के उनका इलाज करेगा। जब इलाज कंप्लीट हो जाएगा तब इनकी दशा अंतर दशा अगर पंचमेश को एक्टिव करेगा, पंचम भाव को एक्टिव करेगा, तो हम कहेंगे संतान की प्राप्ति इनको हो सकती है, अन्यथा इनको कहेंगे नहीं हो सकती है। इसी प्रकार हम देखते हैं क्षेत्र स्फुट। जब हम क्षेत्र स्फुट निकालते हैं, क्षेत्र स्फुट के लिए चंद्रमा का हम देख लेते हैं कि चंद्रमा 1, 2, 3 और यहाँ पे 23, यहाँ पे 23 है। ठीक है, तो 3, 3, 6, 3, 3, 90 और 23 आप यहाँ पे ऐड कर ले, 90 और प्लस 23। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 3 और 9, 2, 11। ठीक है, 9, 2, 11, 113 हो गए। मंगल के लिए देख लीजिए, मंगल यहाँ एक अंश का है। ठीक है, तो 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 4, 15, 3, 6, 18, 3, 3, 21। अब 3 से 21 का मतलब 210 और प्लस एक अंश अगर हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 211 अंश, 211 अंश। अब इस दिन से गुरु का देख लीजिए, 3, 3, 3, 6, 3, 3, गुरु यहाँ 13 अंश है, तो 90 और प्लस 13 कितने हो गए अभी, 90 और प्लस 13 हो गए। ठीक है, 3 और 9 103। ठीक है, 103 हो गए। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, 3, 1, 4, 4, 3, 7 और 1, 1, 2, 2। ठीक है, अब 1, 1, 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद 3, 1, 4, 427 में 360 घटा दीजिए, 7, 12 में 6 गया 6। ठीक है, तो 67, यहाँ 67 शेष बचा। अब फिर से आ जाइए यहाँ पे 30 और 30, 60 और 60 और 7, 67। इसका मतलब 7 अंश का यहाँ पे बीज जो है मिथुन राशि में जो है बन रहा है। यह विषम राशि में बन रहा है, जबकि हमने क्या बताया, स्त्री की कुंडली में सम राशि में होना चाहिए। ठीक, आपको देखिए किसी से पीड़ित तो नहीं हो रहा है, तो 7वां 8वां मंगल से भी है। ठीक है, यहाँ मंगल की अष्टम दृष्टि है, तो मंगल से भी है यहाँ पे पीड़ित है। ठीक, तो इसका मतलब पीड़ा इसमें भी है। अब नमाज में इसकी स्थिति देख लेते हैं। नमाज में जैसे स्थिति देखते हैं तो अब ये आया है 3 नंबर की राशि में, 3, 7, 11, 3, 7 वायु तत्व की राशियों का जो नौमास से स्टार्ट होता है वो होता है तुला से। तो तुला से तो देखते हैं, तुला में देखिए 3 तुला में 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, इसका मतलब 6 अंश 40 कला के बाद 7वां आएगा। इसका मतलब है वह तीसरे उसमें आ रहा है, तीसरी राशि में आ रहा है। तो पहली राशि में 7 से स्टार्ट होगा, दूसरी में 8 में, तीसरी 9। इसका मतलब ये 9 नंबर की राशि कहाँ, 9 नंबर में। ठीक है, यहाँ पे नौमांश में जो 9 नंबर है ये, ठीक है, नौमांश में 9 नंबर में जो है हमारा जो है
ठीक है, बीज न कह के इसको क्षेत्र कहते हैं, माफ कीजिएगा, हमने जो है इसको क्षेत्र कहेंगे। इनका क्योंकि ये स्त्री जातक की बात हो रही है तो क्षेत्र इसका 9 नंबर में आया। यहाँ पे भी यह जो है विषम राशि में है, जबकि जो है लग्न कुंडली और नमांश दोनों की कुंडली में इसे सम राशि में आना चाहिए और सम राशि में नहीं है। और लग्न कुंडली में देखिए वह मंगल से पीड़ित भी है, ठीक है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि स्त्री जातक में भी प्रजनन करने की क्षमता नहीं है। इनको भी जो है डॉक्टरी इलाज में जाना चाहिए। अगर डॉक्टर इनको इलाज कर देता है, ठीक है, तो जब इनकी इलाज कंप्लीट हो जाएगा, इनकी पचन की दशा एक्टिवेट होगी, तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो है जातिका, ठीक है, प्रजनन करने की क्षमता इनके अंदर डेवलप हो गई है, ठीक है। तब इनको हम कह सकते हैं कि इनको संतान की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये ऐसे हम निकालते हैं क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट, ठीक है। क्षेत्र स्फुट स्त्री जातक के लिए, बीज स्फुट पुरुष जातक के लिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे कह चुके हैं हम नमाज कुंडली कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ जरूरत पड़ी कि हम जो है बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट के अंशों को नमाज में कैसे प्रदर्शित करें, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।